नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत महान विद्वान डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर जी से आपका परिचय करवा रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां की। उसका के लिए हम छोटी सी बातचीत करेंगे आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग इनसे कुछ बात करते हैं। सर, अपना बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर और मैं 2023 के नवंबर में जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राचार्य के रूप में कार्य करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति मेरी हुई। उसके पहले नवोदय विद्यालय में आने के पहले मैं बहुत संस्था में रह चुका था और उसकी पूर्व केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट पोस्ट में ट्रेन रेलवे टीचर मैंने ज्वाइन किया था। बाद में मुझे कुछ अच्छा लगा, मुझे एक आकर्षण लगा कि यहाँ बच्चे और शिक्षक सभी साथ साथ रह रहे हैं। एक साथ रहने में क्या परिस्थिति होती है, क्या जटिलताएं होती हैं और कैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो मैटर है उसको किस तरह से एक साथ शिक्षक और छात्र मिलकर रहते हुए समझते हुए चलते हैं। तो मैंने नवोदय विद्यालय को ज्वाइन किया था और नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करने के बाद फिर कमीशन के थ्रू मैं प्राचार्य के पोस्ट को मैंने प्राप्त किया था और लगभग 7 वर्ष में नवोदय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अंग्रेजी में मैंने कार्य किया था। और सन 2006 से लेकर 2023 तक लगभग 17 वर्षों का कार्यकाल मेरा प्राचार्य के रूप में हुआ। और मैं अवकाश ग्रहण मैंने किया जवाहर नवोदय विद्यालय पचारी दरभंगा से। उसके पहले मैं लगभग 7 वर्ष तक जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर में मैंने कार्य किया प्राचार्य के रूप में। और उसके पहले मैंने सहरसा में और सहरसा में प्राचार्य रहा। और ये बहुत ही सुखद संयोग मेरे लिए खास के चुनौतीपूर्ण भी रही कि हमारे कमिश्नर साहब ने उन्होंने कहा था कि आप समस्तीपुर के विद्यालय को भी आप देखिए। और मैं 1 वर्ष तक दोनों विद्यालय में एक साथ अतिरिक्त भूमिका के साथ में प्राचार्य कार्य किया। बाद में पुनः मेरा ट्रांसफ़र हो गया परमानेंटली समस्तीपुर में। तो मेरा शिक्षा से जुड़ाव है और बहुत अच्छा मुझे लगा कि मैंने अपने बचपन से ही ये कहूँ तो वो लिखने की प्रवृत्ति मेरी रही है। और कुछ प्रोटोकॉल्स था जिसके कारण अपनी सर्विस में सेवा में रहते हुए मैं प्रकाशन में कुछ बाध्यता थी। हमारे जो सीनियर्स थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि लाभ का पद हो सकता है। तो इसी कारण आप रिटायरमेंट जब हुआ तो मैं निश्चित हो गया। और उसके बाद जहाँ जो प्रकाशन दिया था अच्छी बात हुई, उन्होंने पसंद किया मेरी राइटिंग को। और अभी लगभग 1.5 दर्जन किताब मेरी पब्लिश्ड हो गई है। कौन कौन सी पुस्तकें आपने जो लिखी है पुस्तकें, वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जो मेरी रिसेंटली आई है वो है प्रैक्टिकल हैंडबुक फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ये पिछले महीने ये पब्लिश होकर मेरे पास आई है। और इसमें अपने मैंने जीवन के शैक्षणिक अनुभव को समेटते हुए और विद्यालय प्रशासन में किस तरह उसको इम्प्लीमेंट हम करके उसको बेहतर बना सकें, चुनौतियां क्या हैं, खासकर आज के डिजिटल के एज में मोबाइल की क्रांति है, डिजिटली सब एजुकेशन हो रहा है, स्मार्ट क्लासेस का दौर है, उसमें क्या क्या चुनौती, कुछ अच्छाई है तो उसका कुछ नुकसान भी हो रहा है। इसमें स्टूडेंट भी भटक रहे हैं, स्टूडेंट्स ही भटक रहे हैं। उसको स्टूडेंट एक अच्छे रास्ते से जाके सफलता प्राप्त करे, इसके लिए इस पुस्तक में आपने क्या बताया बच्चों के लिए? क्योंकि आपके पास शैक्षणिक पृष्ठभूमि का बहुत लंबा अनुभव है और चूँकि कुछ सरकारी बाध्यताओं के कारण आपका जो लेखन कार्य है वो बाधित रहा, चूँकि ऑफिस एंड प्रॉफिट लाभ के पद के कारण आपने इसको नहीं किया। और अवकाश प्राप्त करने के बाद बहुत सारी पुस्तकें लिखा। लेखन कार्य तो मेरा चलता रहा और प्रकाशन की बात जहाँ है उसमें बाधा हुई थी और जो कि रिटायरमेंट के बाद मैं कर रहा हूँ। इसमें ये जो हमारे सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बट्ठा के आचार्य जी हैं डॉक्टर विजय कंठ जी, और इनसे कैसे परिचय हुआ? चूँकि ये इनका भी हैं तो ज्योग्राफी के
शिक्षक, लेकिन इनकी भी लेखन शैली बहुत सारे, इन्होंने भी कई सारे पुस्तकें लिखी है। और मैं जब जाता हूँ तो इनके जो पुरस्कार हैं उसको देख के धन्य हो जाते हैं कि ये इतने सारे उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। तो इनसे कब आपकी मुलाकात हुई? मुझे बहुत अच्छा आपने मौका दिया विगत बातों का स्मरण करने के लिए। और श्री विजय दत्तकंठ जी से तो मेरा परिचय मैं कहूँ तो सहपाठी जैसे होते हैं। वो दो तरह के होते हैं कि स्कूल में पढ़ने के दरमियान और एक अपने करियर के दौरान। के दौरान। तो सबसे पहले जब मैं मास्टर डिग्री प्राप्त करके जब मेरी इच्छा हुई कहीं पे ज्वाइन करने का, तो रामप्रसादपुर महिला कॉलेज, उसमें मैंने कंठ जी को वहाँ देखा। और उससे पहले तो मैं जानता था कि हमारे पड़ोस के ही हैं, लेकिन जो हार्दिक रूप से जो मिलना होता है, जो एक दूसरे को पहचानना, इनमें साहित्यिक प्रतिभा को मैंने वहाँ सही देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं तो साहित्य का था, लेकिन ज्योग्राफी के रहते हुए इनकी खास के कविता में रुचि, इनकी भाषण की शैली मुझे बहुत अच्छा लगा था। कैसे आप एक भूगोल के शिक्षक होते हुए आप कैसे ये लेखन की तरफ आपको कैसे आकर्षित किया? ये लेखन जो आप अभी भी लेखन कर रहे हैं, आपकी स्पीचेज हिंदी ही नहीं, मैथिली और कई सारे भाषाओं में हम सुनते हैं और देखते हैं। तो कैसे इधर से आप मूव करके, कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि आप ज्योग्राफी से आप इधर साहित्य की ओर मूव कर गए? सबसे पहले तो आज मैं अपने आत्मीय मित्र डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर जी के आवास पर आया हूँ और इनसे मिलकर मन प्रसन्न हो गया है। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग आज मिले हैं और आपने अच्छा सवाल किया है कि भूगोल का छात्र रहा और भूगोल के अध्ययन अध्यापन का दौर में साहित्य के प्रति अभिरुचि कैसे हुई। कविराज संगत साधु की जो गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। तो मेरे परम आत्मीय मित्र डॉक्टर पी.के. ठाकुर साहब अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान हैं और मेरे गांव में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। तो ऐसे से दिग्गज हस्तियों के साथ मेरी जो आत्मीयता रही है, तो मैं समझता हूँ कि वहीं से कुछ बल मिला। प्रोफेसर सुंझा सुमन मैथिली के उद्भट विद्वान रहे हैं, साथ ही संस्कृत के भी, हिंदी के भी, और दरभंगा से सांसद रहे और राजनीतिक हस्तियों से भी उनका मित्रवत संबंध रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। तो ऐसी दिग्गज हस्तियों का यह क्षेत्र रहा है। तो मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ इनसे। और सामने में आप देख रहे हैं कि इनकी पुस्तकें एक से बढ़कर एक उम्दा जो लेखनी है वो चली है, जो शिक्षा जगत के लिए अमूल्य निधि है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ इनके बारे में, पुस्तकों के बारे में इनसे पूछें और दर्शकों को जानकारी दें। अच्छा, आपका प्रदीप कुमार जी, आपकी जो इधर रुचि हुई जो लेखन के प्रति, ये बचपन से ही थी या शिक्षा ग्रहण करने के ही क्रम में आप इधर लेखन के तरफ आपकी रुचि बढ़ी? बचपन में मैं लिखा करता था, अपनी नोटबुक में कहानी लिखा करता था। उसमें शौक होता था, कुछ जो बच्चों की मैगजीन होती थी नंदन, उसमें मेरी छपे, मैंने भेजा भी कहीं पे, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं उस समय में स्कूल के समय मुझे सफलता नहीं मिल पाई थी। और अंदर से कसक थी, एक अंदर से इच्छा थी कि कभी मेरी किताब पब्लिश हो, और वो अब पूरी हुई है रिटायरमेंट के बाद। तो बचपन से मेरा शौक रहा है लिखने का। और ये जितनी आप पुस्तकें देख रहे हैं, ये जो पुस्तकें आप दर्जन भर से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो ये दिख रहा है, यह डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर जी का ही लिखा हुआ इन्हीं का पुस्तक है। इनों का नहीं है, सब कुछ निश्चित रूप से ये तो एहसास होगा ही। वो जो वर्षों से चला आ रहा है, जो मैंने लिख के सहेज कर रखा था, बाद में खुद ही कंप्यूटर का भी सहारा लेकर मैंने टाइप किया मैन्युस्क्रिप्ट को, और उसी का एक है। और मैं इसको मैं बताना चाहता हूँ, एक मेरा उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास 4 फ्लावर्स, इसकी शुरुआत मैंने की थी लगभग 2004 या 3। उसमें मैं जवाहर नवोदय विद्यालय
रजौरी जम्मू कश्मीर से ट्रांसफ़र होकर प्राचार्य के रूप में सहरसा ज्वाइन किया था और मैंने उस समय में इसको लिखना शुरू किया था। कहने के तो 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 25-22 वर्ष लगभग हो गए हैं उसके, लेकिन फिर भी एक मुझे अच्छी बात लग रही है कि मेरी सफलता हुई और ये 4 जनरेशन्स की कहानी है। और 4 जनरेशन कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये एक दौड़ का है कि जब एक जो अभी जैसे जनरेशन चल रहा है और जो गैप होता है जनरेशन गैप के बारे में जो इसमें आपने 4 में जो describe ज्ञान है जो जनरेशन गैप सर है। हम आपसे एक और पूछना चाहेंगे कि चूंकि आपका जो दौर रहा है अवकाश से पहले तक का शिक्षा जगत में बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो एक मॉडल टीचर का क्या होना चाहिए, जो आइडियल टीचर आदर्श शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए जो एक आदर्श शिक्षक हो। और चूँकि परीक्षा के दौरान लोग परीक्षा सफल हो जाते हैं, चाहे मॉक इंटरव्यू हो चाहे डेमो हो, लेकिन जब क्लासरूम में जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती है। तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित किया जाए? आदर्श शिक्षक के लिए मैं बस ज़्यादा नहीं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले उनके अपने प्रोफेशन से प्यार, किसी भी तरह का रिग्रेट का सेंस नहीं होता है। अधिकतर देखते हैं लोग मजाक में कहते रहते हैं भाई तो मजबूरी में मैं बन गया शिक्षक, ये मजाक में भी कहते हैं तो वास्तविक रूप से ही वैसी बात हो जाती है। तो पहले अपने प्रोफेशन के प्रति लगाव, अपने कार्य को देखना और निश्चित रूप से बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोरंजक कह सकते हैं, जिंदगी को बढ़ाने वाला कार्य शिक्षक का। जो शिक्षक इस भावना से क्लासरूम में जाए, अपने प्रोफेशन के कैरियर के यहाँ भी जाए, अपनी भूमिका को प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में वो शिक्षक आदर्श शिक्षक और जो कुछ कर सकते हैं। और वो एक माध्यम है, शिक्षण के माध्यम से बहुत कुछ वो पा सकते हैं। और मैंने तो इसका अनुभव किया है, साक्षात अनुभव किया है। मैंने अपने पूरे कार्य अनुभव को एक अलग ढंग से मैंने एक अलग आयाम में मैंने उसको दिखलाने की कोशिश की इस पुस्तक के रूप में। जहाँ मैं कार्य करता था रिटायरमेंट पर, मैंने ये बहुत पहले से ये किताब लिख रही थी, ब्रेकिंग बैरियर्स, नवोदया विजन फॉर एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, जो प्राचीन समय से गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल पद्धति रही है और वही हमारे स्कूल के मॉडल्स में हर जगह वो परिलक्षित होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल स्कूल हो या डे स्कूल हो, हर जगह उस। और मैंने उस सारे अनुभवों को और क्या क्या परेशानी आती है, क्या अच्छाई होती है, किस तरह से हम उसको ग्रोथ करें, किस रूप से बच्चों का और टीचर्स का भी एक जैसे ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट, तो बच्चों की पढ़ाई का भी ऑडिट, शिक्षकों के पढ़ाने के क्रम का भी ऑडिट और उसको मोटिवेशन, एक अच्छी टीम बिल्डिंग, बच्चों में भी शिक्षकों में भी, दोनों के बीच आपस सामंजस्य, इन सबों को दर्शाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी कि काश की किताब मेरी पब्लिश्ड भी हो और ब्लू रोज पब्लिकेशन से मेरी किताब पब्लिश्ड भी हुई है। और ठीक उसी समय जब मैं रिटायर हुआ था उसके 6 महीना के अंदर ये किताब पब्लिश। किस पब्लिकेशन का है ये है ब्लू रोज पब्लिकेशन, वो नई दिल्ली, रोज वन पब्लिकेशन। कैरियर का एंसेस्ट्रल इको, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बदौलत, उनकी परंपरा को हम धोते हुए चले आ रहे हैं और उनकी अच्छाइयों को आगे और उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भावना है, इसको मैंने इस आत्मकथा में दर्शाया है। ये 2 पार्ट में है। प्रथम पार्ट में जो हमारे पूर्वजों का मंदिर है, उनकी जो देन है, उनको याद करते हुए और लगभग 1200-1800 मैंने ट्रेस आउट किया, एक क्रोनोलॉजिकली मैंने एक अंदाज से जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है तो है ही, और साथ साथ एक अच्छे लेखक भी रहे हैं। तो आप एक स्टूडेंट के रूप में आप इस पीके पार्थिव चैनल के पर आप एक स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? बच्चों को ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि जो भी इस पीके पार्थिव चैनल को देख रहे हैं उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि अपने जीवन में सक्सेस हो और लाभान्वित हो सके? सबसे पहले अपने को प्यार करें, अपने आप को जब हम प्यार करेंगे, अपने आप को हम अच्छे ढंग से सोचेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, सारी विधा एक साथ हम पे हावी होगी, स्मरण शक्ति तीव्र होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने कार्य को, जिस कार्य के लिए बच्चों के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, मैं बच्चों की तरफ से बात कर रहा हूँ, जिस कार्य को हमें भगवान ने दिया है, पेरेंट्स के माध्यम से दिया है, समाज के माध्यम से दिया है, पढ़ने का,
उस पढ़ने के कार्यक्रम को हम पूरी तरह से ईमानदारी से हम पालन करेंगे और इस तरह से जो बच्चे चलेंगे, कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कहीं किसी मोड़ पे वो रुक जाए। क्रम होगा रुक जाने का, लेकिन रुकने का जो क्रम होगा बहुत तेज गति से पुनः कम बैक करने का उनके लिए मौका होगा। मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी ईमानदारी से पठन पाठन का, जैसे पढ़ाने का कार्यक्रम होता है तो पढ़ने के कार्यक्रम ईमानदारी से करते हैं। और एक छोटी सी बात कहेंगे, मैंने बच्चों कहा भी है कि प्रतिदिन एक पंक्ति क्यों न हो, 2 पंक्ति क्यों न हो, अपनी डायरी अपने बारे में रोज लिखें। आत्मविश्लेषण भी होता है, भाषा पकड़ भी होती है, अपने को जांचने परखने का रोज मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि भविष्य में वही डायरी भरभर होकर एक पुस्तक का रूप, बहुत समय ने बच्चों को एग्जाम्पल भी दिया था, एक राइटर भी हैं, की टेक्स्ट बुक में भी है, समय बात नहीं बोल, लेकिन ये है कि जो बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। और मैथ्स के बच्चों को मैंने दिया था कि प्रतिदिन 100 किताब 100 सम सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा हो जाए। आप किस विषय के मेरा विषय अंग्रेजी रहा है और मेरी रुचि रही है वैसे हर सब्जेक्ट में। मैं इनके कंट्री के सब्जेक्ट में भी, ज्योग्राफी में मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम हिस्ट्री में अच्छा लगता है, साइंस में तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी जाता हूँ तो अब स्कूल लेवल, सेकेंडरी स्कूल लेवल, इनकी विषय तो ऐसी है कि एक छोटे से पढ़ने में भी पूरे दुनिया घुमा देते हैं। और सर अभी वर्तमान संदर्भ में स्टूडेंट जो हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो मोबाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत जो गैजेट हैं उससे भटक रहे हैं। इसके लिए चूँकि आज के वर्तमान समय में इसका ट्रेंड चल चुका है, प्रचलन हो गया है मोबाइल और मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जो कहीं ना कहीं उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि में बाधक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी लंबे समय से इसमें अभी शिक्षक हैं और इससे पहले स्टूडेंट रहे हैं, तो आवश्यक तो है, लेकिन वो आवश्यकता से ज़्यादा उसका उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस चूँकि आज के वर्तमान संदर्भ में टेक्नोलॉजी से जुड़ा होना भी ज़रूरी है। अगर इंफॉर्मेशन से अगर कनेक्ट नहीं रहेंगे तो जो भी संदेश है उससे पीछे रह जाएंगे। तो दोनों को सामंजस्य बना के कि हम उससे दूर भी नहीं हो, जो भी घटनाएं हैं उससे अपडेट रहते हुए भी, और हम इस जो वर्तमान का चलन है जिससे लोग भटक रहे हैं, बच्चे मैक्सिमम बच्चे अपने पथ से भटक जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? इसके लिए बिल्कुल मैं संक्षिप्त नहीं करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, कि ये समस्या जब डिजिटल एज नहीं था, अपने उस दौर को याद करें। हम लोगों का शौक था कहानी किताब पढ़ने का, और एक पेरेंट्स का एक ग्रिप होता था कि इस पर्टिकुलर समय में तुम फ्री हो, पढ़ोगे कोर्स बुक से बाहर, और वहाँ उस समय भटकाव था, ऐसी बात नहीं थी, उस समय भटकाव था। बाल उपन्यास, बहुत से उपन्यास आते थे, लोग छुप के, यहाँ तक कि क्लास में भी टेक्स्ट बुक के अंदर पन्ने में रख के हम लोग, तो वहाँ गाइडेंस टीचर्स का भी वही बात आ रही है। मैंने हल्के ढंग से आपको समझाने की कोशिश की थी। उस समय जब डिजिटल एज नहीं था, उस समय भी ये परेशानी थी। अब डिजिटल के बाद मुझे हम लोगों को लग रहा है कि जो कुछ है वही है, लेकिन इस पर पेरेंट्स, घर में पेरेंट्स का कंट्रोल, स्कूल में शिक्षकों का, स्कूल प्रशासन का कंट्रोल, और कंट्रोल बाय फोर्स नहीं, कंट्रोल कॉन्विंसिंग वे में। उन्हें ये समझ में आनी चाहिए कि एक चैनल में, एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में या मोबाइल के जो भी वीडियो चैनल्स हैं उसमें भटकाव बहुत है, तो भटकाव को रोकने के लिए शिक्षक हैं हम आप। और उन बच्चों, जो बच्चे कन्विंस्ड होते हैं, जो समझते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट को अपने आप आत्मसात करते हैं, उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँ, भटकाव पहले भी था, अभी भी है, रूप बदल गया है। पहले जो कहानी छुप के पढ़ते थे, यदि पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता तो हम लोग मैथमेटिक्स, इंग्लिश को छोड़ के बस वही कहानी का उपन्यास कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते अपना समय, बहुत से हमारे साथीगण हैं, मुझे बहुत अच्छा पाठक हमको लगते थे, लेकिन उनका डाइवर्सन, वही आज के समय डाइवर्सन बच्चों का नहीं होना है। बस यही मेरा संदेश है। ये नहीं लगता है कि आज का जो मोबाइल का दौर है, ये हमारे आपसी रिश्ते को भी दूरियां बना रही है,
हम लोग देखते हैं कि अपने परिवार में अगर एक साथ 10 लोग भी बैठते हैं तो आपस में हम लोग चाहे, चूँकि सारे लोग अपने काम में, कोई कहीं पोस्टिंग है, कोई काम कर रहा है, तो सब लोग हमेशा मिलते नहीं हैं, कोई पर्व त्यौहार या शादी विवाह में नहीं मिलते हैं। लेकिन 10 लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपसी जो रिश्ते हैं उसकी दूरियां बढ़ रही हैं। इसमें आप क्या कहें? ये तो बात सत्य है, और भाई से लोग आज बात करने में जो रोज़ करते थे, कुछ बार मैसेज के थ्रू करते हैं, लेकिन दूरी तो बढ़ी है। लोग उसका प्लस पॉइंट को रखते हैं कि चलिए नज़दीक की दूरी बढ़ पास गई, में भी बैठे होने के बाद भी दूर होते हैं। जैसे इस पर हम एक आध्यात्मिक संस्था हार्टफुलनेस से भी मैं जुड़ा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 162 देश में है और हर साल इससे कंपटीशन भी करवाती है। मैं बहुत सारे स्कूलों में, अपने स्कूल में भी करवाया। तो इसमें हमारे मास्टर बोले कि जो पास होते हैं ज़रूरी नहीं कि वे खास होते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है जो खास होते हैं कहीं भी हो, मेरे दिल के पास होते हैं। तो इस मोबाइल टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं पास में होने के बाद भी उससे दूरियां बना दी है। हम अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, अपनी समस्याओं, जो रिलेशन में दूरियां आ जाती है। अगर हम जहाँ तक समझते हैं कि अगर एक दूसरे में कोई बात का अगर कंट्राडिक्शन हो, तो हम लोग अगर पूरे परिवार में आपस में मिलके एक साथ बैठ के अगर बातें करते हैं तो उसका समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन हम लोग ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के कारण कहीं ना कहीं रिश्ते में दूरियां हो रही। तो जी हाँ, ये सही बात है, ऐसी बात तो है ही, लेकिन इसके लिए खुद ही इसका सोल्यूशन खुद अपने हाथ में हम लोग ढूंढ सकते हैं। स्क्रीन ऑफ का टाइम जो होता है, घर में यदि है, छोटा परिवार है, बड़ा परिवार, जो भी एक साथ बैठते हैं तो सबके हाथ में एक मोबाइल है, उस समय स्क्रीन ऑफ रहेगा। हम बैठेंगे, चाहे जलपान कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बात करने का समय होना चाहिए। भले उसमें समय जो भी निकालें, 20 मिनट 10 मिनट, ये बच्चे दूर हैं तो फिर ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन होके हम बच्चों से कनेक्ट होके बात करते हैं। यहाँ हमें एक नज़दीक से दूर होने का तो हमें एहसास हो रहा है, लेकिन दूर से नज़दीक और उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है वो जो मोबाइल हमको दे बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बैलेंस्ड वे में हम लोगों को वो, और निश्चित रूप से इसमें आपने सही कहा, ये बात समझ रहे हैं कि सामंजस्य बहुत बड़ी बात है, आपस का एडजस्टमेंट बहुत जरूरी बात है। और जहाँ ऐसा लगे कि दिक्कत आ रही है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल, कन्विंसिंग रूल्स बना दें। ये हमारा समय, आज शाम में बैठेंगे चाय के लिए, चाय के बहाने, शरबत के बहाने, पानी के बहाने, बात करने के बहाने, बस बिल्कुल ऑफ स्क्रीन हो जाना है। न तो टेलीविजन रहेगा, एक समय ध्यान होगा, हर समय लोग टीवी के लिए त्रस्त रहते थे कि अब कहाँ कोई टीवी की तरफ जा रहा है। ऐसी बात नहीं, जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है। तो इसमें और कुछ नहीं, हमारा अपना आत्मबल, हमारा अपना एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, एक सामंजस्य, वो बहुत जरूरी है। कंठाचार्य जी, आप इस पर क्या करना चाहिए? सारी बातें तो मेरे मित्रवर्ग ने रखी हैं। अभी का जो युग है वास्तव में एक संक्रमण काल है। यह हम सभी कहीं न कहीं मोबाइल फोन आ गया तो मोबाइल का ये प्रभाव है। तब है कि जो अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, इसका जो सदुपयोग है अगर हम करें तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई हमें हानि नहीं है। हाँ, ये क्या कहते हैं कि एडिक्शन, तो एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये व्यसन नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाणी को विराम देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अपने मित्रवर्ग डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर जी के प्रति कि इनके आवास पर हम लोग आए, मैंने समय दिया। और PK पार्थ चैनल के जो हैं डायरेक्टर पंकज कुमार पार्थ साहब, तो ये भी मेरे साथ यहाँ तक तशरीफ लाए और जो चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, दर्शक श्रोता वृंद, सबके प्रति आभार है कि आप ऐसे शैक्षणिक जो अनुष्ठान चल रहा है तो आप लाभान्वित हों और आप लोग भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस शैक्षणिक अनुष्ठान को और बेहतर बनाइए ताकि हमारे स्वनाम धन्य डॉक्टर PK ठाकुर साहब जैसे अन्य विद्वान जो हैं वो लेखन के प्रति और जागृत हों और समाज को एक नई दिशा मिले और उसकी दशा भी बदले। तो उसमें 2 मिनट और दूंगा। बिल्कुल संक्षिप्त में, टीचिंग पे बहुत सी किताब उपलब्ध हैं, लेकिन कैसे पढ़ा जाए, रोड मैप टू एकेडमिक ब्रिलियंस, स्टडी टेक्निक्स
अनकवर्ड, ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैनेजमेंट के रूप में पूरे टेक्निक्स का मैंने जो अपने अनुभव से उसका मैंने यूज किया है। एक किताब मेरी पब्लिश हुई अभी, जो कि 12th क्लास के इंग्लिश के बच्चों के लिए, 12th ही नहीं, क्लास 11th के लिए भी रीडिंग, राइटिंग, टेक्स्ट बुक सब उसमें है। और मुझे जो जितना लगा, मुझे जो परेशानी बच्चों के बीच में रख के मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को और चाहिए, उस सारा मैंने उसमें सॉल्व करने की कोशिश की थी। एक मैंने लिखा मैग्नेटिक माइंड फोकस ऑन एक्सीलेंस। दिमाग को मैग्नेट की तरह, मतलब कंसंट्रेशन, बिल्कुल कुछ सेकंड में समेटना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन वही मैग्नेटिक माइंड है। कंसंट्रेशन जब होगा तो हमारा वही मेमोरी पावर, वही समझने की शक्ति बहुत, कई उनके लिए बहुत ही, जो मुझे दिक्कत हुई थी उस समय में, किताब में खोजता रहता था, उसको मैंने एक साथ समझ लिया। और एक नॉवेल के रूप में 4 फ्लावर्स मैंने चर्चा की थी। एक और नॉवेल मेरा एजुरिया, जो कि मेरे अपनी कल्पना का है, एक काल्पनिक देश बोर्ड के शिक्षण क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को लगाया था। 62 में वो IPS की नौकरी छोड़े थे, वो उसी 1 साल तो उन्होंने रहा। उन्होंने एक T.S. इलियट पर एक वेस्टलैंड जो पोइम है, उसको उन्होंने पूरी तरह संस्कृत में ट्रांसलेट किया। डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर जी, आपसे मिलके बहुत आया। इसको तो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं आपके बारे में, जितना आपने शैक्षणिक और किताब लेखन में अपना समय बिताया और बहुत सारे छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया, और पुस्तकों के माध्यम से भी बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे होंगे और आगे भी होंगे। तो आप इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के ओर से आप क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक इसको देख रहे हैं आपके इंटरव्यू को? मैं पीके पार्थ चैनल्स की तरफ से पहले तो मैं बहुत धन्यवाद, एक बार बारंबार आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी पढ़ने का दौर समाप्त नहीं हुआ है। जो भ्रम है लोगों के मन में कि डिजिटल हो गया, लोग मोबाइल में चैनल्स देखते हैं, पढ़ने का समय नहीं होता, ऐसी बात नहीं थी। जिनके पास समय अभी नहीं है, आज से कई दशक पूर्व भी वही स्थिति थी, बहुत पास समय नहीं होता था पढ़ने के लिए। तो पढ़ने का शौक़ को और बढ़ाएं, लिखने के शौक़ को बढ़ाएं, कोई कारण नहीं है हम पीछे रहें, अपने ज्ञान को हमेशा आगे बढ़ें। और ये डिजिटल माध्यम है, उनके माध्यम से उसको सपोर्ट के रूप में लें, न कि उनको हम डिस्टर्बेंस के रूप में। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए खास कर मेरी हृदय से इच्छा है कि सभी जिनकी नज़र पड़े निश्चित रूप से बिना समय गंवाए। प्रदीप सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस तरह से बहुत सारे इंटरव्यूज़ और ज्ञान की बातें हम देते रहते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे अपडेट आपके इस पर मिलते हैं, बहुत सारे GK GS से जानकारी भी इसमें हम अपडेट करते रहते हैं। और बीच थे प्रदीप सर, साथ में विजयावत कंठ जी, और दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। विजयावत कंठ जी हैं और ये हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार ठाकुर जी। दोनों लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, और अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम लोग को भी मार्गदर्शन दें, और जो लोग भी देख रहे हैं इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। आज मैंने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर प्रदीप कुमार सर का इंटरव्यू लिया, और ये जो पुस्तक आपको दिख रहा है, क्या नाम है सर? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमको इन्होंने उपहार स्वरूप दिए हैं। इसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।